हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो आज हम लोग देखने वाले हैं BEGS 185 का जो सेकंड जो पेपर एनालिसिस का पार्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस सेकंड पार्ट का हम लोग देखेंगे। ओके बट उससे पहले वी विल लुक ऑन टू दिस क्वेश्चन जो कि लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू ऑल टू लुक फॉर। तो इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर्स में जाएंगे। सो व्हाट इज़ टॉपिकलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो एज यू कैन सी टॉपिकलाइजेशन मतलब टॉपिक मैनेजमेंट को कहा जाता है। दिस क्वेश्चन आंसर इज इन ब्लॉक 2 यूनिट 2 पेज नंबर 121 टू 122। अब ये छोटा ही क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन का आंसर है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इट वॉज नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट वॉज अ शॉर्ट question type of answer. So we should give freedom to learners to nominate topics as it provides an effective basis for interactional opportunities. ये हम लोग को एक फ्रीडम देना चाहिए लर्नर्स को ताकि वो टॉपिक्स के अंदर में चूज़ कर सके कि कौन सा इफेक्टिव बेसिस में वो इंटरेक्शनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सही रहेगा। टॉपिकलाइजेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लर्नर्स क्या करते हैं, एक टेक अप समथिंग द टीचर और अनदर लर्नर सेज एंड अटेम्प्ट टू मेक इट इनटू नेक्स्ट टॉपिक। मतलब एक टॉपिक उन लोग शायद क्लास में आप लोग पढ़े हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में उन लोग खुद ही प्रिपेयर करते हैं। देर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ लेटिंग लर्नर्स हैविंग कंट्रोल ओवर द टॉपिक। जैसे एक कोई टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करते हो या कोई चीज़ के बारे में आप उसके बारे में पढ़ते हो, उससे कैसे क्या क्या फ़ायदा होता है। जैसे लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑफ द इनपुट कैन बी टेलर्ड टू द लर्नर्स ओन लेवल। तो एक लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी को डेवलप करता है। फिर इट कैन ऑल्सो क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेगोशिएटिंग मीनिंग देन व्हेन अ कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम ऑकर्स। तो एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। फिर क्या है कि इट कैन ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव आउटपुट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लीजिए, आप कोई भी चीज़ में आप टॉपिक पढ़े थे, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ आंसर्स मैंने बताया और मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आप खुद ही कर लो जो कि टॉपिकलाइजेशन था। तो टॉपिकलाइजेशन का मतलब ही ये है कि शायद मैंने 5 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए, एक क्वेश्चंस आप खुद एक बार उसको सर्च करके देखना, ऐसा टाइप का है टॉपिकलाइजेशन। तो वर्ड का मतलब ही है वो चीज़ को खोजना या टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना। तो रिसर्च हैज़ शोन दैट लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम सेल्फ एंड पीयर नॉमिनेटेड टॉपिक्स, जो कि जो खुद ही एक टॉपिक्स के बारे में जो आप लोग सेल्फ प्रिपेयर करते हो उसके बारे में एक डेवलपमेंट होता है, जहाँ टीचर नॉमिनेटेड टॉपिक्स को भी यहाँ पर बताया जाता है कि कोई कोई टॉपिक, जैसे आज मैं बोल दिया कि आप ये टॉपिक प्रिपेयर करके आना या ये टॉपिक के बारे में जितना आपसे हो पाए आप उस चीज़ को करो, ये चीज़ के बारे में आपको बताना। तो टॉपिकलाइजेशन का मतलब यही है कि कोई टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना या उस चीज़ के बारे में सोचना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ इन टॉपिक एज वेल एज टर्न मैनेजमेंट, जो कि और एक टर्न मैनेजमेंट है। टर्न मतलब टर्न्स में कौन कौन कैसे वो एक पर्टिकुलर चीज़ों को कौन कब क्या चीज़ में वो करेगा, उसको टर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। तो वी टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल। इट कैन नॉट बी डिनाई दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वेदर इट विल बी IRF और नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस ब्लॉक में भी पढ़े होंगे कि IRF स्ट्रक्चर जो होता है वो एक क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टू लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन हिज टीचर, हिज क्वेश्चंस, वेज टू मैनेज टर्न्स एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ही और शी अलाउज टू लेट लर्नर्स टेक ओवर टॉपिक नॉमिनेशन। मतलब आप 3-4 लोगों को आप बोलते हो कि आप आज ये करके आना, फिर किसी और को आप बोलोगे कि कोई और करके आना। तो ये है टॉपिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सेक्शन सी में आप देख सकते हो कि आंसर 3 एनी क्वेश्चन है और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ 3 × 20 60 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड बी मॉनिटर एंड हाउ वी कैन मॉनिटर देम। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि टॉपिकलाइजेशन के बारे में हम लोग देखे थे, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी मॉनिटर ऑन आवर ओन क्लास। कैसे करके हम लोग जो क्लास में हैं उनको मॉनिटर कर पाएँ कि क्या चीज़ को कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो ये है हाउ टू मॉनिटर अ पर्टिकुलर क्लास। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि एक क्लास में कैसे पढ़ाया जाए और कैसे करके एक काम को दिया जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला आपका
ब्लॉक 2 यूनिट 4 में आपको मिलेगा सब कॉन्टेक्स्ट 4.4 पेज नंबर 159. ओके, ब्लॉक 2 यूनिट 4 सब कॉन्टेक्स्ट 4.4 पेज नंबर 159. तो यहाँ पर क्या है कि टू रिकैपिचुलेट वेरी ब्रीफली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड earlier, सेल्फ मॉनिटरिंग इज सिंपली द प्रैक्टिस ऑफ टीचर्स. एक टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि ताकि वो ऑब्जर्व कर पाए और रिफ्लेक्ट कर पाए कि व्हाट टेक्स प्लेस इन द क्लास विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन टीचिंग एंड लर्निंग. अब यहाँ पर जो एक रिकैपिचुलेट किया जाता है ना कि कैसे करके एक पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है, उस चीज़ को फिर से एक बार रिकैपिचुलेट किया जाए ताकि ये चीज़ में जैसे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, फिर वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया गया है, वो चीज़ को फिर से एक बार वो चीज़ को रिकैपिचुलेट कर सके ब्रीफली. व्हाट डज द टीचिंग लर्निंग कंसिस्ट ऑफ, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ क्लास इट इज़. इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व रहता है, जैसे सिलेक्टिंग एक्टिविटीज़, टास्क, एक्सरसाइजेस, प्रेजेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़. लोगों को मतलब एक लर्निंग एक्टिविटीज़ दे देना कि ये आप करके आओ, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो या कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क हो. ठीक है, सेटिंग टू अ ग्रुप ऑफ पेयर वर्क टास्क, मतलब ग्रुप में पेयर करके वर्क दे दिया जाता है कि आप 2 जन मिलके एक काम करो या 3 जन मिलके आप एक काम करो. फिर गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ टास्क और एक्सरसाइज. तो यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर अ टास्क और एक्सरसाइज कि कैसा है नहीं है. ठीक है, तो ये आप बता दो कि आपको कैसे करके ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज या टास्क करना है. फिर टीचर एक्सप्लेनिंग, क्लैरिफाइंग एंड डिस्कसिंग. तो टीचर क्या करते हैं कि वो चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और डिस्कस करते हैं. फिर लर्निंग रेस्पॉन्डिंग टू टीचर्स, कैसे करके उनको रेस्पॉन्ड करना है टीचर्स को भी. एंड लर्निंग रेस्पॉन्डिंग टू अदर लर्नर्स, तो जो अदर जो लर्नर्स है उनके बारे में भी ये देखना है. तो द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स इज लाइकली टू इंक्लूड दैट रिलेट टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग. जैसे डिफरेंट स्टेजेस है. द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास, जैसे टीचर स्टूडेंट्स है. ठीक है, एंड व्हाट दे ब्रिंग टू अ क्लास बाई वे ऑफ देयर बिलीव्स, एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस. इसका मतलब ये है कि कैसे करके वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग को क्लास में लाते हैं, उनका क्या क्या मेन पार्टिसिपेंट्स है इन द क्लास, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का क्या रोल प्ले होता है, एंड व्हाट दे ब्रिंग टू क्लास बाय वेज ऑफ बिलीव्स, एटीट्यूड्स और एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जस्ट एक करिकुलम टाइप का है कि टीचिंग लर्निंग में कैसे करके एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग किया जाता है, मतलब कैसे करके पढ़ाया जाता है. जिस जगह से एक पर्टिकुलर लर्नर को एक वो प्रोसेस, एक टीचिंग हो रहा है और दूसरे जगह एक स्टूडेंट एक लर्निंग कर रहे हैं, तो ये एक 2 वे प्रोसेस है जहाँ फॉर एग्जांपल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स believes about language and language learning that affect the actual learning in the classroom. The roles of learning, the nature of language, ये जो नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग टास्क है इंक्लूड टास्क यूज फॉर असेसमेंट एंड सो ऑन. तो एक पर्टिकुलर क्लास में उनको असेसमेंट में मार्क्स दिया जाता है, उनको कैसे करके उनके कॉन्फिडेंस को राइज अप किया जा सकता है. एक पर्टिकुलर क्लासरूम में जैसे ELT में, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक पेपर है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे करके पढ़ाया जाए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस है जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उस चीज़ के बारे में ही ये सब्जेक्ट है. तो द मेन प्रोसीडियर सजेस्टेड इन द यूनिट ऑफ डायरीज ऑल्सो रेफर टू द जर्नल्स एंड फील्ड नोट्स, ऑब्जर्वेशंस, चेकलिस्ट एंड इन्वेंट्रीज एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर्म्स. तो इस सारे चीज़ से, प्रोसीडियर्स से कैसे करके इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतरीन बनाया जाए, हाउ कैन वी एक्चुअली सॉल्व दी चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिया जाता है. ठीक है, या कैसे करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है. ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस. टेस्ट टाइप्स के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, डिस्कस टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस. अब ये क्वेश्चन आपका ब्लॉक 3 यूनिट 4 पेज नंबर 234, 235 एंड 236 में आपको मिलेगा. टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. ठीक है, क्योंकि ये कैसे करके टेस्ट टाइप लिया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस क्या है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं जैसे एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक, प्रोफिशिएंसी, प्लेसमेंट टेस्ट. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे आप पहले ब्लॉक में भी पढ़े होंगे कि MLAT मतलब ये एक वर्ड है. ठीक है, ये वर्ड में आपका एक टेस्ट होता है. ठीक है, मल्टी लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, ये एक टेस्ट होता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं लैंग्वेजेस को मतलब रिकॉग्नाइज कर सके, वैसे ही ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे करके टेस्ट से
और एप्टीट्यूड और उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं उसका क्या क्या पर्पज़ है, जैसे MLAT हो गया, ठीक है। फिर बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब एक चीज़ को डायग्नाइज करना, ठीक है, कि जैसे टेस्ट आर कंडक्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्निंग प्रोसेस एंड एस्पेक्ट्स, रिसर्च पर्पजेज टू गेट एविडेंसेज एंड थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसको क्या है, रिसर्च पर्पसेस के लिए होता है एंड एविडेंसेस हो सकता है जैसे लैंग्वेज लर्निंग के लिए। फिर अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है जिसमें मतलब क्लास में कभी कभार जो होता है ना कि कितना असेसमेंट हुआ है, कितना अभी तक कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है, उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है कि कैसे लेवल्स ऑफ लैंग्वेज है, कितना अच्छा एक लैंग्वेज यूज़ किया गया है या हाउ मच एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एबिलिटी को कॉम्प्रीहेंड किया गया, उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। फिर आप देखोगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एग्जांपल जैसे आइल्स का हुआ। आइल्स इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट। टॉयफेल हुआ, कैम्ब्रिज टेस्ट हुआ। दीज आर टेस्ट टू जज अ पर्टिकुलर, रादर जज तो नहीं बोलेंगे, जज गलत टर्म होगा। दीज आर टेस्ट टू एक्चुअली नो अ पर्टिकुलर पर्सन हाउ दे हैव स्पोकन और व्हाट इज़ द फ्लुएंसी रेट, कैसे करके वो बोल रहे हैं, कैसे करके उनका एक्सेंट कितना अच्छा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाते हैं। जो कोई भी यहाँ से इंडिया से कोई बाहर अगर जाता है तो आइल्स, टॉयफेल, कैम्ब्रिज टेस्ट आर दोज टेस्ट दैट एक्चुअली टेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सनस वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड उनका फ्लुएंसी कैसा है, ठीक है, और उनका लेवल कैसा है, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर प्लेसमेंट्स टेस्ट है कि प्लेसमेंट का कोई अगर पर्टिकुलर इंग्लिश के रिलेटेड अगर कोई जॉब हुआ या इंटरव्यू हुआ तो प्लेसमेंट्स टेस्ट उनको बोला जाता है। फिर यहाँ पर समेटेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटेटिव असेसमेंट। समेटेटिव असेसमेंट का मतलब ये है कि कितना वो पूरा कोर्स में वो कितना ओवरऑल लर्निंग किए हैं। ये वर्ड को देखिए, ओवरऑल। समेटेटिव से ही पता चल रहा है कि ये जो वर्ड है ना, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब है। तो ये बोला जा रहा है कि ओवरऑल लर्निंग एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या होता है, उसको समेटेटिव असेसमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपके जो पूरा जो टेस्ट हो रहा है, ठीक है, इसका जो पूरा टर्म एंड हो रहा है ये एक पर्टिकुलर समेटेटिव टेस्ट है। सपोज पकड़ लीजिए पूरा साल का एक टेस्ट, तो उसको बोला जाता है समेटेटिव असेसमेंट। फिर जिसमें टोटल एस्टिमेट ऑफ लर्निंग अचीव्ड बाय लर्नर्स, या आप ये बता सकते हो कि अगर समेटेटिव असेसमेंट को रादर और अच्छे से रिफ्रेम अगर करे तो आपका जो असाइनमेंट मार्क्स और आपका टोटल जो एक पर्टिकुलर टर्म एंड का मार्क्स है, दोनों मिला के आपको टोटल स्कोर मिलता है। तो वो हो गया आपका समेटेटिव असेसमेंट, जो पूरा एक साल में आप एक पर्टिकुलर कोर्स में कितना वो चीज़ में मार्क्स पाए हो, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे के अगर समझोगे तो आपका जो ये टर्म है ये आसान बन जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि व्हेन टेस्ट एंड असेसमेंट्स आर कंडक्टेड, जब वो कंडक्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, यहाँ पर एस्टिमेट्स ऑफ लर्निंग अक्वायर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कोर्स आर फॉर्मेटेटिव असेसमेंट्स। मतलब ये क्या है कि एक प्रोसेस है जहाँ पर डिफरेंट लेवल में उसको कितना क्या ग्रेड मिला। सपोज आप ये बोल सकते हो कि कोई टर्म वाइज एग्जाम हुआ, बच्चे लोग आप देखे होंगे कि बहुत सारे टर्म वाइज होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो वैसे ही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में उसका एक टर्म वाइज मतलब एक ड्यूरिंग द कोर्स में कितना डिफरेंट पॉइंट्स हुआ उसके बारे में फॉर्मेटेटिव असाइनमेंट्स को बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट में और भी बहुत सारा है, आप इस चीज़ को फॉर्म भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर डिवाइड कर देते, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आया तो आ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमन आते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ 50 मार्क्स पेपर जो कि 100 मार्क्स बना दिया गया है ड्यू टू इट्स डेंसिटी ऑफ इट। और ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि ये इज़ अ प्री कर्सर ऑफ अ बीएड कोर्स, क्योंकि थर्ड ईयर में बहुत सारे जो कोर्सेज जो लेते हैं बीएजी के प्रोग्राम्स के, वो कहीं ना कहीं किसी कोर्स से इन्फ्लुएंस होकर लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसीलिए ही मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी फॉर्मेटेटिव असेसमेंट होते हैं उसमें शॉर्ट क्विजेज होता है एंड टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे हो गया कि असाइनमेंट्स हो गया, या ऐसे टाइप रेस्पॉन्स हो गया, या प्रोजेक्ट्स हो गया, या रिपोर्ट्स हो गया। तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे फिर यहाँ पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, क्लासरूम बेस्ड टेस्ट हो गया। क्लासरूम बेस्ड टेस्ट तो मतलब क्लासरूम में ही लिया जाता है, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होता है। फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैसे हुआ, जैसे नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, जैसे फिर से वही आइल्स एंड टॉयफेल का है, जहाँ पर इंग्लिश का लेवल कैसा है वो चीज़ को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये एक बेसिक्स ऑफ टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज लर्नर्स इन लर्निंग इंग्लिश। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे ही ऑटोनोमस लर्नर्स हुआ, वैसे ही अंडर प्रिविलेज लर्नर्स इस कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लोगों को अंडर प्रिविलेज मतलब अनरीच लर्नर्स भी बोला जाता है। बहुत सारे कीवर्ड्स है इसके, अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, अनरीच लर्नर्स, ठीक है, जिसके पास उतने अगर आप देखोगे उतने सारे रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के लिए, लो पॉवर्टी मतलब जिनके पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या फेस करते हैं अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ब्लॉक 1 यूनिट 2 में ये क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर 34 में, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, इस ब्लॉक का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, ऑटोनोमस लर्नर्स, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 बहुत अच्छे से तरीके से आपको करना पड़ेगा ये कोर्स के लिए, क्योंकि कहीं से भी वो क्वेश्चंस देते हैं। इसीलिए आप असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्लॉक 1, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेना है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फियर ऑफ इंग्लिश क्या है। जैसे जो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स होते हैं उनको अच्छे स्कूल नहीं मिलते हैं, उससे क्या होता है कि अगर आप देखते हो कि यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, रीता प्लेज फुटबॉल, तो इसको हिंदी में बोला जाता है कि मतलब वो इंग्लिश को ना आधा इंग्लिश यूज़ करते हैं, आधा हिंदी यूज़ करते हैं, तो रीता फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश का है ना, एक डर रहता है, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट में मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करूँगा कि नहीं, ये चीज़ उतना सही है कि नहीं। बट एक चीज़ है कि हर एक सब्जेक्ट का मेन जो मूल है या मेन जो रूट है वो है प्रैक्टिस। अगर कोई सब्जेक्ट को बार बार आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा और वो बेहतर होते जाएगा। तो एट दी एज मतलब जब वो टाइम में अंडर प्रिविलेज लर्नर्स होते हैं तो उनको उतना गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको उतना रिसोर्स नहीं मिलता है, उनको उतना बैकअप नहीं मिलता है कि उनके साथ कोई प्रैक्टिस करे इंग्लिश को करने के लिए। तो ये चीज़ में उनको एलियनेशन फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लैंग्वेज लोड, एक लैंग्वेज लोड हो जाता है और पुअर रीडिंग स्किल्स, क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत एक चीज़ को बहुत ही भारी मतलब एक प्रेशर ऑफ लैंग्वेज वो फील करते हैं, ठीक है। वो उनका सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाता है और उससे पुअर रीडिंग स्किल्स होता है। तो वो रीड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो चीज़ को एक सेंटेंस को ही वो ब्रेक करके करेंगे। तो वो उनका दोष नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उतना उनके पास रिसोर्स नहीं है। अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन क्रिएटेड बाय लर्निंग मटेरियल्स, जैसे मैंने बताया सारा चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई ठीक से बोल नहीं पाएगा तो उसके साथ क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस का लो हो जाएगा और उससे क्या होगा कि सब चीज़ जो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ही उसको मतलब कॉम्प्लेक्स लगने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन क्रिएटेड हो जाता है फ्रॉम लर्निंग मटेरियल्स, मतलब वो मटेरियल को छू ही नहीं पाते। हर चीज़ के लिए फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है कि जितना ही डिफ़िकल्ट हो एक चीज़ को आप अच्छे से रीड करो, उसके बाद आप उस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करो। ये चीज़ से ना ईजी हो जाता है, चाहे कितने भी इंसान मतलब एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा ही बेसिक से लेके उस चीज़ को एडवांस में जाना है। हर चीज़ को जितने हम लोग बड़े होते हैं उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एंड यही चीज़ होता है कि जब लर्निंग मटेरियल्स में कोई चीज़ एडवांस में होता है तो लोग एग्जाम्पल देके वो चीज़ को नहीं पढ़ते या कोई उनको समझाने लायक कोई नहीं होता है। तो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के पास ऐसे ही रिसोर्स कम है, ऐसे ही किसी से बात कम कर सकते हैं, फिर उनके बाद वो लर्निंग मटेरियल जो है वो भी बहुत टफ है, तो उनको एक लो एस्टीम और सेल्फ आइसोलेशन का होता है, जिससे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है वो उतना जो रिक्वायर्ड होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर, अब टीचर से भी लो एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि टीचर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को देखते हैं। एक क्लास में अगर सपोज़ पकड़ लीजिए बच्चे लोगों का क्लास में अगर आप देखोगे या देखे होगे भी, तो ये क्लास में ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स हैं। अब सबको तो एक साथ वो केटर नहीं कर पाएंगे ना कि किसका क्या प्रॉब्लम है नहीं है, बट एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम वो जो फियर रहता है कि ये जो बुक है ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये इंडिविजुअल 40 मिनट्स में एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि 40 to 45 या 50 स्टूडेंट्स को एक साथ वो पढ़ाए। तो इससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लो मोटिवेशन हो जाता है एंड इसका एक फ्लैगिंग ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक इंटरेस्ट भी टूट जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है कि कैसे करके हाउ टू हेल्प अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, ऑल्दो ये नहीं पूछा गया है, इसका कुछ रीज़न है कि कैसे करके टीचर कर सकते हैं कि लर्नर्स को मतलब उनको सोचने को मतलब वो कर सकते हैं कि कैसे करके आप वो चीज़ को सोचो फिर वो चीज़ को अच्छे से करो। तो ऐसे करके
आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद आंसर करना है। सारा चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि लर्न ही करके जाना है, मेन चीज़ है कि आप वो चीज़ को समझो, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स क्यों ना हो, अगर आप वो चीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे तो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ऑथरिंग टूल्स दैट आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट। ऑथरिंग टूल्स ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है? ब्लॉक 3 यूनिट 3 पेज नंबर 215, 216 और 217 को आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ऑथरिंग टूल्स का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बुक के अंदर से होते हैं, और अगर आपका इस बार ऑथरिंग टूल्स आया है तो रेफरेंस टूल्स आ सकता है या कुछ और टूल्स आ सकता है। तो इसको आप कैसे करके पढ़ेंगे, ये चीज़ के बारे में हम लोग ये पेपर एनालिसिस से हम लोग देखेंगे। ऑथरिंग टूल्स का मतलब क्या है कि सब सिंपली अगर आप देखोगे ये एक ऑथरवेयर है, मतलब एक सॉफ्टवेयर। ऑथरवेयर का मतलब है एक ऑथरों के लिए, मतलब जो लिखते हैं उनके लिए एक सॉफ्टवेयर है। इस चीज़ को ये समझाया जा रहा है। एन ऑथरिंग टूल इज़ अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है दैट हेल्प्स द टू राइट द हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। तो एक हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में बहुत हेल्प करते हैं। ऑथरिंग टूल्स facilitate that users create an application to bring different media such as text, picture और डायग्राम। तो एक ये जो टेक्स्ट है ना डिफरेंट मीडिया में, ये चीज़ को यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑथरवेयर में उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, CD-ROM बेसिस हो गया, ठीक है, ताकि टीचर लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाए, ठीक है, ये प्रोग्राम्स करने के लिए। अब कुछ ऑथरवेयर्स क्या है, जैसे वीडा ऑथरिंग, इसमें क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पहले चीज़ समझ लीजिए, ये कंप्यूटर बेस्ड चीज़ है, ये कोई एक आर्टिकल नहीं है, ये एक मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर टाइप का चीज़ है, ठीक है। तो जैसे क्या है, साइट कैसा है, वीडा ऑथरिंग साइट सूट, ठीक है। तो वीडियो ऑथरिंग क्या करता है, सूट इज़ एन ईजी टू यूज़ ऑथरिंग प्रोग्राम स्पेशली रिटेन फॉर लैंग्वेज टीचर्स। वो लैंग्वेज टीचर्स के लिए वीडियो ऑथरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एनेबल्स, क्या इसमें हेल्प करता है, टू क्रिएट देयर ओन कंप्यूटर असिस्टेड, मतलब कंप्यूटर में ये एक प्रोग्राम टाइप का है जिससे लैंग्वेज लर्निंग का जो मल्टीमीडिया फीचर्स है उससे बहुत अच्छे से ये फैसिलिटीज़ को अवेल किया जा सकता है। फिर क्या है, गैप मास्टर है। गैप मास्टर is a gap filling program in which teachers delete some items, words or phrases from text and the students are required to fill the gaps. gap master क्या करता है, एक words और phrases में गैप क्लियर कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया या कुछ हो गया, वो कंप्यूटर में हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो वर्ड्स या फ्रेजेस को भरना है। फिर क्या है, मैच मास्टर, ये एक है कि जिसमें जंबल अप, जैसे हम लोग मैच मेकिंग करते हैं ना, वैसे ही मैच मास्टर है, बट वो कंप्यूटर में है। फिर क्या है, स्टोरी बोर्ड एक ऐसा कॉल प्रोग्राम है दैट में बी एम्बेडेड विथ साउंड, मतलब वो साउंड में ही वो स्टोरी बोर्ड है, जहाँ पर एक साउंड कर दिया जाता है और पिक्चर और वीडियोज एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द टेक्स्ट एंड बिल्ड अप अ स्टोरी यूजिंग द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स। तो एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स देके वो कॉल प्रोग्राम से एक साउंड प्ले किया जाता है जहाँ पिक्चर्स और वीडियोज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, चॉइस मास्टर, मल्टीपल चॉइस क्रिएटिंग प्रोग्राम्स इन विच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ फीडबैक ऑन ईच डिस्ट्रैक्टर, मतलब चॉइस आपका है कि कैसे करके आप वो चीज़ को चॉइस करो। सपोज आपको 2 चॉइस दे दिया गया है, क्या आप चूज़ करोगे? सपोज आपको 2 चीज़ दे दिया गया है, व्हाट डू यू लाइक, मैंगो और बनाना या मैंगो और एप्पल, तो ये हो गया चॉइस मास्टर का थिंग, या कोई चीज़ का चॉइस दे दिया गया। फिर टेस्ट मास्टर क्या है कि टेस्ट मेकिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, उसके लिए टेस्ट मास्टर है, जहाँ ऑल्टरनेटिव करेक्ट आंसर्स क्या है या स्टूडेंट्स कैन टाइप देयर आंसर्स इन इट, मतलब उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ में उस चीज़ में दे सकते हैं उस चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर क्या है, पिन पॉइंट, इट इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पर क्या है कि लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मैच अ शॉर्ट टेक्स्ट अप विथ इट्स करेक्ट टाइटल। तो एक शॉर्ट टेक्स्ट दिया जाता है, उसका करेक्ट टाइटल, जैसे आप पैसेज करते हो ना, उसके बाद आप बोलते हो कि प्लीज़ गिव द करेक्ट टाइटल टू इट, तो वो एक शॉर्ट टेक्स्ट दे के करेक्ट टाइटल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दिया गया है, जस्ट वो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम टाइप का है। वोकैब का मतलब क्या है, वोकैब का मतलब ये है, कैन डेवलप 6 लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस एंटर्ड बाय द टीचर। तो ये 6 जो लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग है, वो एक कीवर्ड्स, डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस को एक टीचर के लिए हेल्प करता है। फिर और कुछ जैसे हॉट पोटैटोज वेब ऑथरिंग टूल्स भी है,
फिर यहाँ पर जे मैथ, जे क्रॉस, जे क्वेज, जे मिक्स, जे क्लोज, जे मैश, ये सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया ऑथरिंग टूल्स। यहाँ पर रिसर्च टूल्स भी है, रिसर्च टूल्स भी आप पढ़ लीजिएगा, ये तो आपके असाइनमेंट में भी दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, जो कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम ब्लॉक 2 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.4 पेज नंबर 107, 108 एंड 109। ठीक है, देख सकते हो मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, क्योंकि इसमें पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्या क्या टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एलिसिटेशन टेक्निक्स। ये फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स ये है कि कैसे करके टीचर स्टूडेंट्स को हेल्प करता है एक पर्टिकुलर चीज़ों को, मतलब स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके वो इंग्लिश के लैंग्वेज को और अच्छे से कैसे करके पढ़ा सकते हैं। एलिसिटेशन टेक्निक मतलब एक चीज़ को बार बार बोलना, बाई विच द टीचर गेट्स द लर्नर टू गिव्स एग्जाम्पल्स रादर देन गिविंग इट टू देम। मतलब आप एज अ टीचर अगर आप देख सकते हो कि मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ और आपको एक एग्जाम्पल दे के आपको ही वो चीज़ को बताना। सपोज अ टीचर एलिसिटेट्स द रूल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कंडीशनल बाय आस्किंग learners to look at some examples and writing we make the first conditional in English with on the board। तो फर्स्ट कंडीशनल इन इंग्लिश विथ ये चीज़ को बताया जा रहा है, तो वो एक आंसर दे देना। सपोज़ ये बोल सकते हैं कि अगर एक टीचर बोला कि अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके वो बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, ऐसे करके वो बोल दिए। अब वो बोलेंगे स्पेलिंग ऑफ एप्पल इज़ APPLE, ये ऐसे करके बोल सकते हैं। बच्चे को भी अगर आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, तो वो बोलेंगे रेड। तो ऐसे करके एक पर्टिकुलर एलिसिटेशन टेक्निक में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और स्टूडेंट वो चीज़ को आंसर करता है। एलिसिटेशन मतलब बोलना ऑन द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। बहुत सारे क्वेश्चंस अराउज होते हैं और उस चीज़ को बताया जाता है। फिर क्या है, डिस्प्ले क्वेश्चन। एक डिस्प्ले क्वेश्चन ये होता है जहाँ पर टीचर ऑलरेडी नोज द आंसर। ये वाले एलिसिटेशन टेक्निक में बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं। जैसे तुम्हारा फेवरेट प्लेस क्या है या तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है, तो इसमें एग्जाम्पल कुछ और रहेगा। और डिस्प्ले क्वेश्चंस में जैसे आप पकड़ लीजिए कि एक पर्टिकुलर चीज़ का क्वेश्चन दे दिया गया है और फिर उसका आंसर उसका एक स्पेसिफिक चीज़ है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। तो डिस्प्ले क्वेश्चन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर होता है। इज़ दिस अ चेयर और अ टेबल, मतलब ट्रू या फॉल्स हो सकता है ना, जैसे इज़ दिस ट्रू और फॉल्स, उसका एक स्पेसिफिक आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है रेफरेंशियल क्वेश्चन। रेफरेंशियल क्वेश्चन क्या है कि विच डिमांड जेन्युइन और रियल आंसर्स, जैसे हाउ इज स्विमिंग मोर और लेस सेटिस्फाइंग एक्सरसाइज दैन जॉगिंग। इसमें रेफरेंस दिया जाता है कि थ्रू इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है कि कैसे करके आप रेफरेंस से उस चीज़ को समझाएं। नेक्स्ट है डिस्प्ले वर्सेस रेफरेंशियल क्वेश्चंस। तो एक डिस्प्ले वर्सेस रेफरेंशियल क्वेश्चंस ये है कि दोनों को कंपैरिजन कर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर से सपोज व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ गो, ठीक है, वो लिख दिया जाता है और वो एक पर्टिकुलर चीज़ को आंसर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, वेयर द आंसर इज़ नॉट नोन इन एडवांस, डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए जाते हैं। फिर डिस्प्ले क्वेश्चंस टिपिकली प्रोड्यूस शॉर्टर सिंपल रेस्पॉन्सेज फ्रॉम लर्नर। जैसे मैंने बताया कि डिस्प्ले क्वेश्चंस में एक टू दी पॉइंट क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, जून 2022 में एंड दिसंबर 2022 में भी। क्लोज क्वेश्चन क्या है कि अ क्लोज क्वेश्चन हैज़ अ सिंगल करेक्ट आंसर। इज़ मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात, आउट ऑफ गुजरात। यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर सिंगल आंसर होगा। ठीक है, क्लोज क्वेश्चन में यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर ही होगा। इज़ कुआलालंपुर पार्ट ऑफ सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है, ये चीज़ में क्लोज क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन का एक दो ऑप्शंस में से एक आंसर दिया जा रहा है, फिर भी ये चीज़ एक पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन को समझाया जाता है, जहाँ पर क्लोज्ड आंसर होते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर आंसर को बताया जाता है। फिर क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, ऑल बैंक्स इन दी सिटी प्रोवाइड द सेम क्वालिटी सर्विस, डिस्कस। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो।
फिर आप एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन पकड़ लो या कोई एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ लो कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लावर, इसमें आप कुछ भी बोलो, ठीक है। इसमें आप एक ऐसा बोलो कि एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कोई भी एक ऐसे का एक टॉपिक ले लो, वो आपका एज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें एक इन्फॉर्मेशन सिग्निफाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ का क्या है। जैसे यूपीएससी में भी आप अगर देखे होंगे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ फार इज़ चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से चेन्नई कितना दूर है, एक पर्टिकुलर फैक्ट्स दिया जाता है। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी एक और एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस भी है जो बेंजामिन ब्लूम बताते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉलेज क्वेश्चंस हो गया कि वेयर इज़ द गिर फॉरेस्ट, एक पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज समझाता है। फिर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस क्या है कि दैट आस्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द सरेंडर वैल्यू, कोई भी लिटरेचर या ऐसे टाइप या कोई भी आप लॉन्ग आंसर जो लिखते हैं उसमें कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे टाइप का हो गया। फिर एप्लीकेशन क्वेश्चंस हो गया दैट इन्वॉल्व यूजिंग वंस अंडरस्टैंडिंग, तो एक अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए वो एप्लीकेशन क्वेश्चन हो गया। जैसे एग्जांपल, हाउ डज योगा हेल्प बिल्ड कॉन्सेंट्रेशन, तो एक एप्लीकेशन क्वेश्चन हो गया, कैसे करके वो बेनिफिट करता है। मतलब वो चीज़ सिर्फ क्वेश्चन में ही नहीं है, उसको आप अप्लाई भी करते हो। फिर है एनालिसिस क्वेश्चंस, जैसे इन व्हाट वेज इज़ अ सोलर हीटर बेटर और वर्स दैन इलेक्ट्रिक हीटर, तो सोलर हीटर इसमें एनालाइज किया जाता है कि कैसे सोलर हीटर इलेक्ट्रिक हीटर से बेहतर है। फिर है सिंथेसिस क्वेश्चंस विच आर स्टूडेंट्स टू कंबाइन द स्किल्स, मतलब सारे स्किल्स जो हैं वो कैसे करके कंबाइन किया जाता है और फिर एक न्यू आइडिया दिया जाता है। जैसे व्हाट कैन वी डू टू मेक रोड सेफ फॉर विजुअली चैलेंज पीपल, कैसे करके रोड्स को और अच्छा बनाया जाए जिससे जो देख नहीं सकते वो रोड्स को अच्छे से चल पाएंगे। फिर क्या है, इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो लास्ट है, विच आस्क पीपल टू मेक जजमेंट्स, एग्जाम्पल्स आर लार्ज डैम्स, एग्जाम्पल क्या है, आर लार्ज डैम्स बेस्ट आंसर्स टू वाटर एंड पावर शॉर्टेजेस। तो ये चीज़ है कि इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, क्या डैम्स ही मतलब जो बड़े डैम्स होते हैं वो वाटर और पावर शॉर्टेजेस के लिए ज़रूरत है, तो ये एक इवैल्यूएशन को सिग्निफाई करता है। ये था आज का पेपर एनालिसिस वीडियो, जहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दिसंबर 2022 पेपर एनालिसिस में मैंने बात किया। इसमें से कुछ क्वेश्चंस कॉमन आ सकते हैं, अगर क्वेश्चंस ना भी कॉमन आए तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही रिलेटेबल होंगे और सेम रिलेटेड ही होंगे, जैसे अनरीच लर्नर या अंडर प्रिविलेज लर्नर, फिर ऑटोनोमस लर्नर, ठीक है। फिर ऑथरिंग टूल्स आए तो रिसर्च टूल आ सकता है, फिर और भी इवैल्यूएशन टेक्निक्स में या इवैल्यूएशन प्रोसीडियर्स में हो सकता है, अगर हो सकता है तो आप डायग्राम्स दे सकते हैं। तो यही था पेपर एनालिसिस आज के वीडियो में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।